हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है श्री विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया। इससे पिछली वीडियो में हमने अपने सेक्शन 1.2 का पार्ट 1 कवर कर लिया है। आज हम उसी सेक्शन 1.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके से हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है। हमने एनसीएफ का अब तक इंट्रोडक्शन कर लिया है। सेक्शन 1.1 इंट्रोडक्शन पूरा करा है। उसके बाद ये चैप्टर 1 चल रहा है, प्रीएम्बल एंड इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने सेक्शन 1.2 का पिछली वीडियो में पार्ट 1 कर लिया, आज पार्ट 2 कर लेंगे। उसके बाद सेक्शन 1.3, 4, 5 ऐसे चलेगा। आपको थोड़ा देखने में लग रहा होगा कि मतलब इतना स्लो कैसे चल रहा है। चीज़ें स्लो नहीं है, एक्चुअली में होता क्या है, इंट्रोडक्शन मतलब शुरू के जो चैप्टर होते हैं कई बार बड़े हो जाते हैं, मगर आगे आके आप देखेंगे। ये देखिए, जैसे चैप्टर 3 है, 6 पेजेस का चैप्टर है सिर्फ, है ना। और ये चैप्टर 4 में सेक्शंस देखिए, 2-2 पेज के एक एक सेक्शन है। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी, ये 2 पेज का है सिर्फ, है ना। तो ये एक एक वीडियो में, मतलब एक वीडियो में 2-2 सेक्शन भी कवर हो जाएंगे। आगे जाके आप देखेंगे एक पूरा चैप्टर ही देखिए कितना, 1 पॉइंट में पूरा चैप्टर कवर, 2 पॉइंट में पूरा चैप्टर कवर, 2 पॉइंट में चैप्टर 9 कवर, है ना। आगे जाके इतना मतलब कंटेंट इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड है। शुरू के कई बार जब शुरू करते हैं हम तो थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इस वाला जो हम सेक्शन 1.2 का पार्ट 2 कर रहे हैं, इसमें कौन से पेजेस कवर कर रहे हैं हम। पेजेस हम कवर कर रहे हैं पेजेस 25, 26, 27 एंड 28, 29, 30, 31 तक, ठीक है। पेज नंबर 25 से 31 एनसीएफ फॉर फाउंडेशनल स्टेज का, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर अलग से भी पढ़ना चाहें तो इसको मतलब साथ में रख के एनसीएफ को पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखते रहें, साथ में एनसीएफ रख लें ताकि दोनों चीज़ें आपको सिंक में रहें आपकी, ठीक है। अब हम आज की वीडियो में वापस आ जाते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? एवोल्यूशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया। अब पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि इसकी जो है ट्रेडिशनल रूट क्या है अर्ली चाइल्डहुड केयर की इंडिया में। क्या पहले जो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर है, ECCE है हमारा, ये ट्रेडिशनली इंडिया में था भी कि नहीं। और हमने देखा ना सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इंडिया में था, बल्कि काफ़ी साइंटिफिक वेज में था। हमने संस्कार के बारे में बात करी, अन्नप्राशन, है ना। और विद्यारंभ संस्कार, ऐसे संस्कार के बारे में बात करी हमने पिछली वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में बात करी गुरुकुल सिस्टम पे, हमने बात करी आयुर्वेद पे, हमने बात करी कि कैसे हमारी जो लोरियां हैं, हमारे जो खिलौने हैं, वो सारे ही अर्ली चाइल्डहुड केयर को फोकस कर रहे थे, बच्चे की तरफ फोकस था उनका, ठीक है। आज की हम वीडियो में इसमें देखेंगे कि कैसे वो शिफ्ट हुआ मॉडर्न एजुकेशन में, ठीक है। वो ट्रेडिशन जो ट्रेडिशनल चला आ रहा था, वो मॉडर्न जब ईयर्स आए, टाइम पास हुआ, कैसे वो इंडिया का ट्रेडिशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मॉडर्न डेज में शिफ्ट हुआ, पॉलिसीज में कैसे वो आया, ठीक है। देख लेते हैं इसको हम एक बार, ठीक है। Early childhood care and education has evolved significantly over the past several decades, ठीक है। पिछली कुछ डेकेड्स में ये सिग्निफिकेंटली इवॉल्व हुआ है। वाइल अर्ली चाइल्डहुड हैज़ ऑलवेज हैड अ स्पेशल कल्चरल एंड सोशल प्लेस इन इंडिया। हमने पिछली वीडियो में देखा कि कितना अच्छी तरीके से प्लेस था कल्चरल एंड सोशल स्पेस में। इट हैज़ गेन्ड ग्रेटर फोकस इन एजुकेशन सिस्टम्स एंड पॉलिसीज ओवर द ईयर्स। अब आज हम देखने वाले हैं कि पॉलिसीज में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है आज के टाइम की, ठीक है। फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल लर्निंग। अब कैसे जो हमारा पहले की बातें गई थी, जो हम बच्चा घर पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ले रहा था, उसको हमने इनफॉर्मल बोला है। वो इनफॉर्मल टीचिंग थी या फिर इनफॉर्मल वे था, मगर वो फॉर्मली कैसे शिफ्ट हुआ वो हम देख रहे हैं।
ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी? अर्ली एजुकेशन वॉज फैमिली बेस्ड। क्या थी अर्ली एजुकेशन? फैमिली बेस्ड थी एंड फोकस्ड ऑन लर्निंग वैल्यूज एंड सोशल स्किल्स। फोकस क्या रहता था कि वैल्यू सीखे बच्चा, संस्कार सीखे और सामाजिक कौशल सीखे। ठीक है, समाज में कैसे उसको रचना बसना है ये सीखे। इन चिल्ड्रन थ्रू इनफॉर्मल सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस। इनफॉर्मल सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू बच्चा वैल्यूज सीखे, सोशल स्किल्स की सीखे। ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था। मॉडर्न एवोल्यूशन क्या हुआ इस चीज़ का? विद चेंजेस इन द सोशो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक मिलियू, इसको शायद ऐसे ही पढ़ेंगे। हुआ क्या है, ये इसको एनवायरनमेंट ही मतलब होता है इसका, कि जो हमारी जो डेमोग्राफी बदली है, हमारा सोशल कल्चरल जो एक कैनवस बदला है, उसके साथ साथ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हैज़ मूव टू अ मोर फॉर्मलाइज्ड इंस्टीट्यूशन बेस्ड सेटिंग। अब ये जैसे जैसे टाइम पास हुआ है, ये सिर्फ घरों से निकलकर इंस्टीट्यूशंस में शिफ्ट हो चुका है। हमारे पुराने टाइम में ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की जो जिम्मेदारी थी वो हमारे घरों ने ही उठा रखी थी। हमारी जॉइंट फैमिलीज थी, बड़े बड़े कुनबे थे, उसमें ही आपस में देख लेते थे। हमारी दादी नानियों को सब मतलब जानकारी थी इनके चीज़ों के बारे में कि बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, और फैमिलीज बड़ी थी तो बच्चे का हर तरीके से डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता था। मगर अब जैसे टाइम कम है और न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं, शिफ्ट हो रहा है मॉडर्न टाइम में, घर छोटे हो गए हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, एक कमरे के घर में, दो कमरों के घर में, तो एक ये जो जिम्मेदारी थी ना अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की, वो एक तरीके से फॉर्मलाइज इंस्टीट्यूशन पे शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, अब वो घर पे तो मिल नहीं रहा, एक कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए। जैसे स्कूल्स है ना, पढ़ाई की जिम्मेदारी स्कूल्स की थी, अब इसकी जिम्मेदारी भी फॉर्मलाइज इंस्टीट्यूशंस पे शिफ्ट हो गई। ये था हमारा मॉडर्न एवोल्यूशन। अब हमारे इन चीज़ों के कुछ पायनियर्स थे। ठीक है, उनके पायनियर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंडिया में कौन थे सबसे बड़े? गीजूबाई बदेका और ताराबाई मोदक। अब ये जो गीजूबाई बदेका है, ये मैं अगर याद करूं तो मेरा जो डीएलएड थी उसमें मेरा जो हाउस था, हाउस होते हैं ना, गीजूबाई बदेका हाउस था मेरा। ठीक है, और मैंने उसमें कुछ चीज़ें अलग से मतलब जान पाते हैं जब आप किसी हाउस में होते हैं। तो इनकी एक बुक भी थी, दिव्या स्वप्न करके, शायद स्वप्न ऐसे ही नाम था उनका। तो उसमें ही इनकी उसमें एक कहानी है टीचर की, वो कैसे स्कूल में जाती है और बच्चे परेशान करते हैं, और धीरे धीरे वो कैसे स्टोरी बेस्ड एजुकेशन से उन बच्चों को अपने साथ बांध लेती है, और कैसे उसकी जर्नी फिर आगे बढ़ती है। ऐसे कोई वो स्टोरी थी, मेरी मैडम ने हाउस की जो इंचार्ज थी उन्होंने दिखाई थी मुझे। तो इन्होंने क्या करा, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, इस पे अब इन्होंने फोकस करा। एडवोकेटेड मदर टंग एजुकेशन, मातृभाषा में शिक्षा, एंड फोकस्ड ऑन, ये जो मैं आपसे कह रहा था ना, स्टोरी बेस्ड करिकुला। स्टोरी बेस्ड करिकुला पे इन्होंने अपना फोकस दिखाया कि भाई ये जो हमारा करिकुलम है और इसका प्लूरल करिकुला होता है, इसको स्टोरी बेस्ड रहना चाहिए। मतलब स्टोरी के साथ साथ जुड़ के जो भी हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं वो स्टोरी से बंधे रहें किसी ना किसी। फोर, सोशो इमोशनल एंड लैंग्वेज लर्निंग। सोशो इमोशनल और लैंग्वेज लर्निंग के लिए स्टोरी बेस्ड एक करिकुला होना चाहिए जो कि मदर टंग से के साथ चले और चाइल्ड सेंटर्ड हो, ऐसा इन्होंने कहा। अगली हमारी पायनियर है ताराबाई मोदक। एडवोकेटेड फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग फॉर कम्युनिटी बेस्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड एस्टेब्लिश्ड नूतन बाल शिक्षण संघ इन 1925 1925। ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक बात कर लेता हूँ आपसे। अगर आप एनसीएफ पढ़ रहे हैं, आप बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बुक से पढ़ें, वहाँ पे मार्क कर लें, उसके बाद ये वीडियो आपका मन करे आप देख सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आप बुक में मार्क करें अच्छी तरह और लिख लें। लेकिन अगर आप बुक से, यानी बुक मतलब एनसीएफ का ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है जो भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन अगर आप एनसीएफ से नहीं पढ़ रहे हैं ओरिजिनल से, सिर्फ वीडियो का ही आपका सोर्स है, तो वीडियो से भी आप नोट्स ज़रूर बनाएं। खासकर ऐसी चीज़ें जैसे नूतन बाल शिक्षण संघ,
इन 1950 किसने बनाया, ताराबाई मोदक ने। ऐसी चीज़ों को आप लिख लें, ठीक है। एक बार वीडियो देख लें, बाद में वीडियो पॉज करके आप इन पॉइंट्स को एक शीट ले लें, एक पेज पे ही मेन पॉइंट्स नोट कर लें। रिवीजन के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ताराबाई मोदक ने नूतन बाल शिक्षण संघ बनाया 1925 में और एडवोकेट करा फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग फॉर कम्युनिटी बेस्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स। कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स जो थे अर्ली चाइल्डहुड केयर के, इन्होंने इस पे फोकस करा। गीजूभाई बधेका क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फॉरमोस्ट स्टेप है किस तरफ, बिल्डिंग अ ग्रेटर नेशन। बच्चे का मतलब अगर आपको बचपन सुधार लिया तो अपने नेशन का भविष्य सुधार लिया, ऐसा कुछ इन्होंने कहा। आगे देखते हैं की प्रिंसिपल्स फ्रॉम इंडियन पायनियर्स। अब इंडियन पायनियर्स के जो मुख्य कुछ बिंदु हैं जिन पे वो फोकस हमेशा से ही करते चलते हैं, चाहे वो गांधी जी हों, स्वामी विवेकानंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, गीजूभाई बधेका हो, जे कृष्णमूर्ति हो, कोई भी हो, उनके फोकस कुछ चीज़ें हैं। क्या होता है वो, मदर टंग फर्स्ट, कल्चरल कनेक्शन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ऐसी कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। इसके अलावा क्या दिखेंगी, नेचर दिखेगा और बच्चे का जो सेल्फ है उसके बारे में वो बात करेंगे। मदर टंग फर्स्ट, एजुकेशन मस्ट बी इम्पार्टेड इन द चाइल्ड्स मदर टंग एज लैंग्वेज इज द ट्रू व्हीकल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। सही बात है भाई, जो बच्चे की भाषा है वो सबसे पहला उसका सोर्स है सेल्फ एक्सप्रेशन का। खुद को वो व्यक्त कैसे करेगा, अपने इमोशंस को लैंग्वेज से ही तो करेगा। और अगर लैंग्वेज उसकी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं आप, अगर वो मैथिली में बोल रहा है, गुजराती में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, ठीक है, या और किसी अपनी लोकल डायलेक्ट में बोल रहा है, और आप उसको नीचा दिखा देते हैं क्लास में या सोसाइटी में, तो वो एक्सप्रेस करना ही छोड़ देगा, चुप चुप रहने लग जाएगा। मगर ऐसी एजुकेशन तो हमें नहीं चाहिए। इसलिए मदर टंग फर्स्ट, अपनी मदर टंग को, उसकी को रिस्पेक्ट दें और उसमें ही उसकी एजुकेशन इनिशियली तो कम से कम उसको मिले, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो आगे अपना सफ़र जारी रखे शिक्षा का। कल्चरल कनेक्शन, लर्निंग शुड बी कनेक्टेड विद चाइल्ड सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। जो बच्चे का सोशल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट है उससे एलियनेट नहीं होनी चाहिए। एलियनेट का मतलब होता है एकदम दूर चली गई। अब वो घर पे तो कुछ और देख के आ रहा है, गली में कुछ और देख के आ रहा है, और स्कूल में आके एकदम उसको आप लंदन और अमेरिका की तरीके से पढ़ाने लग गए। वो उसका अपना कल्चर कहाँ गया, है ना। वो जो उसने घर अपने परिवेश में देखा, अगर उसी को आप मतलब वो बना के, जैसे समझिए आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, तो आप एग्जाम्पल यमुना नदी का लेंगे, आप किसी और फॉरेन किसी नदी का एग्जाम्पल नहीं लेंगे। आपको पहाड़ियाँ पढ़ानी है तो आप हिमालय का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। आपको त्यौहार पढ़ाने हैं तो आप बात करें कि वो बच्चा कौन से त्यौहार मनाता है, आपकी क्लास के मेजोरिटी जो बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं, वो कौन से त्यौहार मनाते हैं, है ना। उसके उससे रिलेटेड बातें करें, है ना। वो अपने जब फेस्टिवल सीजन में अपने आसपास क्या देखता है उससे रिलेटेड अपना लेसन प्लान करें, ठीक है। तो कल्चरल कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस। जो हमारा कम्युनिटी है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होनी चाहिए हमारे लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। आप बच्चे के माँ बाप को साथ लेकर चलें, जो वही कम्युनिटी का पार्ट हैं, उनसे बातचीत रखें अच्छी तरीके से, उनको फीडबैक देते रहें, उनसे फीडबैक लेते रहें, ताकि उनको लगे हाँ भाई ठीक दिशा में हमारी शिक्षा और हमारा बच्चा चल रहा है। जैसे मैं कह रहा था ना, कुछ चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए, वो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स क्या रहे हैं, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में। लेट 19th सेंचुरी में इंग्लिश मिशनरीज एस्टेब्लिश्ड किंडरगार्टन मॉडल्स बेस्ड ऑन फ्रीडरिक फ्रोबेल्स आइडियाज इन सर्टेन टाउन्स। 19वीं जो सदी थी यानी 1800s में, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो बाहर से कुछ मिशनरीज स्कूल्स आए थे जिन्होंने किंडरगार्टन स्कूल एस्टेब्लिश करे, जो KGM कहते हैं ना, किंडरगार्टन, वो स्कूल्स मॉडल एस्टेब्लिश करे थे। ये है बात
लेट 19th सेंचुरी यानी 1890s 1880s में ये हो रहा है। उसके बाद 1916 गीजूबाई बदेका सेटअप द फर्स्ट इंडिजीनियस प्री स्कूल इन इंडिया। इन्होंने पहला इंडिजीनियस प्री स्कूल एस्टेब्लिश करा इंडिया में। किसने? गीजूबाई बदेका ने 1916 में। उसके बाद 1925 में क्या हो रहा है? ताराबाई मोदक एस्टेब्लिश्ड, जो अभी हमने बात करी, नूतन बाल शिक्षण संघ, जिसको इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट करा है न्यू चाइल्डहुड एजुकेशन सोसाइटी। 1939 क्या हो रहा है? मारिया मोंटेसरी इंडिया आई, और उसी समय पर महात्मा गांधी के आइडियाज जो प्री बेसिक एजुकेशन पे थे, उन्होंने मिलकर स्ट्रेंथन करा फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इस ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? फॉर्मल। अभी तक जो चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं थी उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने ऐसा मतलब एक फाउंडेशन सी बन गई थी 1939 में। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। अर्ली एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, अब देश हो गया है आज़ाद, और उसके बाद इस वाली शिक्षा का क्या हाल है ये हम देखते हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेवरल फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव्स दैट एड्रेस द वेलफेयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हमारा जो देश का संविधान है वो कुछ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव्स देता है जिससे बच्चों का वेलफेयर और डेवलपमेंट टारगेट होता है और फुलफिल होता है। इसमें से हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। 1953 यानी 1953 में एक कमेटी बनी जिसने एम्फसाइज करा नीड फॉर एस्टेब्लिशिंग प्री स्कूल्स। हाईलाइटर ही ले लेते हैं। प्री स्कूल्स को कलर इसका थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। प्री स्कूल्स विद प्राइमरी स्कूल सेटिंग्स। अब प्री स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स में फ़र्क होता है। प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक शिक्षा जो कि कक्षा 1 से स्टार्ट होती है, मगर प्री स्कूल्स का जैसे आप वर्ड पे जाएं, प्री स्कूल्स, प्री स्कूल से भी पहले कुछ हो रहा है उसको प्री स्कूल कहते हैं। मगर स्कूल जाने से पहले बच्चा तैयार हो जाए स्कूल जाने के लिए, वो शिक्षा कौन देगा, उस पर एम्फेसाइज करा 1953 की कमेटी ने कि प्री स्कूल होने चाहिए प्राइमरी स्कूल्स की सेटिंग्स के विदिन, अंदर ही। ठीक है, उसके बाद आई हमारी बालवाड़ी स्कीम। आंगनवाड़ी सुना होगा आपने, ऐसी ही बालवाड़ी स्कीम आई। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड सपोर्टेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बालवाड़ीज इन रूरल, कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही हैं? रूरल एरियाज, इंटीग्रेटिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड केयर। ठीक है, जो ऐसी चीज़ें थी बागलवाड़ी और आंगनवाड़ी, इनका फोकस सिर्फ एजुकेशन नहीं था, क्योंकि हमारे जो इन चीज़ों का जो टारगेट है ना, वो कौन से बच्चे हैं? बिल्कुल छोटे, जो इन्फेंसी से निकले ही हैं बस। ठीक है, 3 साल के 4 साल के छोटे बच्चे जो जल्दी बीमार हो सकते हैं, जिनको टीकाकरण होना है, जिनको पोलियो ड्रॉप्स देनी है। ठीक है, वो वाले बच्चे, और साथ साथ उनको शिक्षा देनी है, उनका पोषण का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें सेटअप होती थी बालवाड़ी आंगनवाड़ी, और ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि हेल्थ और केयर बच्चे की, इन पे भी फोकस करती थी। तो बालवाड़ी सेटअप हुई उसके बाद। ठीक है, उसके बाद 1963-64 की कोई कमेटी थी जिसने रिकमेंड करा प्रोविजन टू एंश्योर एजुकेशन इन अर्ली ईयर्स वाज रिलेवेंट इन द इंडियन कंटेक्स्ट। इन्होंने ये सजेशन दे दिया। आखिर में आई है हमारी कोठारी कमीशन, recommended establishment of preschools centers across country, जिसने सीधा सीधा रिकमेंडेशन दे दिया कि भाई प्री स्कूल एस्टेब्लिश करो देश में। आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी स्कीम है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS। ठीक है, लॉन्च्ड इन 1975, 1975 में लॉन्च हुई है ये ईयर। अब ध्यान कर लीजिए, 33 एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक्स में ये अपना चालू करी इन्होंने पहले। 33 एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक, ICDS रिफ्लेक्टेड आ शिफ्ट। ये 33 इन्होंने ये क्यों लिखा गया है यहाँ पे? क्योंकि कोई भी स्कीम जब शुरू होती है तो पायलट बेस पे शुरू होती है, मतलब पहले उसको टेस्टिंग फेज में रखते हैं। ठीक है, इसलिए पहले 33 ब्लॉक्स में ही इसको शुरू करा गया। रिफ्लेक्टेड अ शिफ्ट फ्रॉम वेलफेयर बेस्ड टू डेवलपमेंट बेस्ड सर्विसेज। अब ये इसका क्या मतलब है? ये बार बार ऊपर चला जाता है। वेलफेयर बेस्ड से लेके डेवलपमेंट बेस्ड
सर्विसेज देने का। वेलफेयर बेस्ड मतलब होता है एक तरीके से केयर वाली, मगर डेवलपमेंट जब देश ने देखा ना कि भैया ये जिनको हम एक तरीके से वेलफेयर की तरह देख रहे हैं जिन बच्चों को, वही तो हमारे देश का फ्यूचर है, तो उसको ह्यूमन रिसोर्स की तरह, है ना, एक संसाधन की तरह क्यों नहीं देखें हम, उन पे इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, सिर्फ देखभाल ही कर रहे हैं उनको, वही तो हमारा फ्यूचर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको डेवलपमेंट बेस्ड सर्विसेज देनी चाहिए उनको। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है हमारा, वही बच्चे बड़े होकर कुछ स्कूल्स में जाएंगे, वही कॉलेजेस में जाएंगे, वही फिर आके देश चलाएंगे, तो उनको बचपन से ही केयर और एजुकेशन मिले, इस चीज़ का फोकस होने लग गया वेलफेयर बेस से डेवलपमेंट बेस्ड सर्विसेज देने का, इसके थ्रू, आईसीडीएस के थ्रू, कंसिडरिंग चिल्ड्रन एज नेशनल रिसोर्स का, चिल्ड्रन को राष्ट्र का एक रिसोर्स मानकर ये स्कीम चल रही थी आगे। टुडे आईसीडीएस, आज के समय में आईसीडीएस लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज का पूरे दुनिया में। जो आईसीडीएस है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रोग्राम बन गया है पूरी दुनिया में। अब ये कुछ सर्विसेज देता है, 6 सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? सप्लीमेंट्री, ये आईसीडीएस और कुछ नहीं है, आंगनवाड़ी है, ठीक है, आंगनवाड़ी जो सेटअप होती हैं उन्हीं को आईसीडीएस के अंडर होती हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, जो मदर्स हैं उनको, प्री स्कूल एजुकेशन शुरुआती शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन जो टीकाकरण है उस पर भी ध्यान, हेल्थ चेकअप्स, रेफरल सर्विसेज, ठीक है, हॉस्पिटल में अगर बच्चे को ज़रूरत पड़ती है तो रेफरल सर्विसेज। देखो कितनी अच्छी स्कीम है, वहाँ पे बच्चे और बच्चे की माता को खाना मिल रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जा रहा है। कई बार आपने देखा होगा किट बांटी जाती है ना, उस किट में दाल वगैरह होती है और ऐसी मतलब पोषण वाली चीज़ें होती हैं, और वहाँ पे शिक्षा मिल रही है बच्चे को एक प्री स्कूल की तरह, हेल्थ एजुकेशन मिल रही है, टीकाकरण हो रहा है, हेल्थ चेकअप हो रहे हैं, और रेफरल सर्विसेज भी मिल रही हैं। तो आईसीडीएस इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम बनकर उभरी। आगे क्या हुआ? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई 1986, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा है? व्यूड अर्ली चाइल्डहुड केयर एज सिग्निफिकेंट टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इन्होंने बोल दिया भाई ये तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ही बराबर है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, जैसे कि हम अपना जो संसाधन है, मानव संसाधन, इसको डेवलप कर रहे हैं, इसका सेम टू सेम अर्ली चाइल्डहुड केयर उससे सिग्निफिकेंट है, इतना ही। और इन्होंने बोला, और ये जो प्री स्कूल हैं इनको इन्होंने बोला, एक आपने देखा है बस चलती है मेट्रो फीडर बस, तो मेट्रो फीडर बस क्या करती है? मेट्रो को फीड करती हैं, पैसेंजर्स को मेट्रो तक ले जाती हैं, फिर वो मेट्रो में चले जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट मेट्रो के अंदर छोड़ती है, मगर मेट्रो स्टेशन तक वो छोड़ती हैं। ऐसे ही जो प्री स्कूल हैं हमारे, वो प्राइमरी एजुकेशन के फीडर हैं, ठीक है, वो बच्चे को जो शुरुआती बच्चा है उसको प्री स्कूल्स तक लेके जा रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन तक लेके जा रहे हैं। वो दे एक्ट एज अ, इन्होंने बोला शुड एक्ट एज अ फीडर टू प्राइमरी एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर वर्किंग वुमेन। अब होगा क्या, जैसे आंगनवाड़ी में बच्चों को छोड़ के माताएं जा सकती हैं, और वो आंगनवाड़ी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं वर्किंग वुमेन के लिए, और एक फीडर के लिए, फीडर की तरह काम कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल्स के लिए। अब बच्चा क्या होता है, बच्चा इधर उधर ना चला जाए, उस पहले से ही पेंसिल पकड़ना सीख के आए, उसका न्यूट्रिशन अच्छा हो, टीकाकरण टाइम पे हो जाए, और उसमें जब ये सारी तैयारी हो के वो प्री स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल्स में एंटर करे, इसलिए इसको बोला ये फीडर की तरह काम कर रहे हैं, करेंगे प्राइमरी स्कूल्स के। कौन? जो प्री स्कूल्स हैं, प्री स्कूल्स काम करेंगे फीडर की तरह प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी स्कूल्स के लिए। उसके बाद इन्होंने बोला प्ले बेस्ड लर्निंग के लिए क्या बोला? ग्रेटर फाइनेंशियल एलोकेशन एंड फोकस ऑन इंटीग्रेटेड एंड प्ले बेस्ड लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। इंटीग्रेटेड और प्ले बेस्ड लर्निंग बच्चों की, इस पे ज़्यादा फाइनेंशियल एलोकेशन होना चाहिए क्योंकि भाई छोटे बच्चे हैं, ठीक है, आपने बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज पढ़ी होंगी कि भैया छोटा बच्चा इतना एकदम से वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाता, उसमें इतना कैपेसिटी नहीं है उसके दिमाग की कि चीज़ों को ऐसे उस तरीके से समझ पाए जिस तरीके से हम समझते हैं, उसको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस चाहिए, और कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस का बेस्ट सोर्स है हमारा प्ले बेस्ड एजुकेशन।
खेल खेल में बच्चा चीज़ें सीख जाए या फिर हम उसको सिखा दें। गवर्नमेंट बॉडीज सच एज NCERT, NIPCCD बिगेन रिसर्च, इसका फुल फॉर्म एक बार देख लेना, ठीक है, मैंने इस पे ध्यान नहीं करा। बिगेन रिसर्च प्रोजेक्ट्स टू डिटरमाइन रीच एंड इफेक्टिवनेस, सपोर्ट सिस्टम वर्स एस्टेब्लिश्ड फॉर प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग टू टीचर्स। अब देखिए कितना ज़्यादा फोकस बदलता जा रहा है इस पर, है ना। एक एक तरफ पॉलिसी कह रही कि भाई ये तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है, फिर कह रहे हैं ये फीडर है प्राइमरी स्कूल्स के लिए या फिर स्कूल्स के लिए, फंड एलोकेशन हो रहा है। जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं NCERT वगैरह ये रिसर्च कर रही हैं कि इसकी रीच और इफेक्टिवनेस को जानने के लिए। तो कितना मतलब अच्छा शिफ्ट था अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए, ठीक है। और ICDS उसकी एक तरीके से मुख्य बिंदु की तरह देख सकते हैं आप इसको। द लास्ट 2 डेकेड्स, पिछले 20 साल में क्या हुआ है वो देख लेते हैं हम। 2006 में क्या हुआ है, MWCD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने चार्ज ले लिया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन केम अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके अंडर आ चुका है, ठीक है। MWCD के अंडर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किसके अंडर आ गया, इसको गलत हो गया है थोड़ा सा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। किसके अंडर आ गया ये, हो जा भाई, MWCD मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आ गया। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ें देखता है, ठीक है। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को तो देखेगा ही, बाकी चीज़ें जो चिल्ड्रन के राइट्स हैं, उनकी जो मतलब पेरेंट्स के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी यही देखेगा। वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है, वुमेन के भी और चाइल्ड के दोनों के राइट्स, है ना, और सेफ्टी भी इंश्योर करेगा और पॉलिसीज भी यही यही मिनिस्ट्री बनाएगी, ठीक है। जो पॉक्सो एक्ट है और दुनिया भर के एक्ट हैं वो इन्हीं के अंडर चलते रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। 2013 में क्या हुआ, फर्स्ट एक्सक्लूसिव पॉलिसी आ गई, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी। जैसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही 2013 में आई नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी, formulated with vision to promote inclusive equitable opportunities for all children below 6 years, 6 साल से कम के बच्चों के लिए इंक्लूसिव इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिले इस पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। 2014 में क्या हुआ, करिकुलम फ्रेमवर्क आया। 2014 में नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क आया, जो स्ट्रेंथन कर रहा था कमिटमेंट टू यूनिवर्सल एक्सेस एंड क्वालिटी केयर। 2019 में NCERT की गाइडलाइंस आई, प्री स्कूल करिकुलम फॉर 3 years डेवलप्ड अलॉन्ग विद गाइडलाइंस फॉर प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो 2019 में गाइडलाइंस आ गई किसकी, NCERT की, प्री स्कूल करिकुलम फॉर 3 years डेवलप्ड अलॉन्ग विद गाइडलाइंस ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है। 2020 में तो अब NEP आई गई है, NEP 2020 आ गई, जिसका क्लियर गोल है every child age 3 to 8 years must have access to free, safe, high quality early childhood care and education by 2025, ठीक है। अब ये 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 और ये सारा ये 20 साल के अंडर हुआ है और उतना रैपिड हुआ है 2006 से, जब से MWCD के अंडर ये आया उससे इतना रैपिड चेंज हुआ कि 13 में पॉलिसी बन गई, 14 में करिकुलम बन गया, 19 में गाइडलाइंस आ गई और 20 में पॉलिसी में ही इतना सख्त रवैये की तरह इसको बोला गया कि ECCE 2025 तक अच्छा मतलब हाई क्वालिटी ECCE आ जाए। आगे देखें हम, द लर्निंग क्राइसिस, क्या है लर्निंग क्राइसिस, क्या दुविधा हो गई है, बच्चे परेशान क्यों हैं। एट द current time there is a learning crisis in India where children are enrolled in primary schools but are failing to attain basic skills such as foundational literacy and numeracy। हो क्या रहा है,
बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में तो एनरोल्ड हैं, मगर बेसिक स्किल्स, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो एज अ प्री स्कूल एजुकेशन में उनको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही। अ मेजर सोर्स ऑफ क्राइसिस अपीयर टू बी अकरिंग वेल बिफोर चिल्ड्रन इवन एंटर ग्रेड वन में आने से पहले ही ये क्राइसिस आ रहा है। क्यों आ रहा है? लिमिटेड ECCE एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको प्री स्कूल एजुकेशन मिल ही नहीं रही। डायरेक्ट वो पहली क्लास में जा रहे हैं, दूसरी में जा रहे हैं, कई कई तो आप गवर्नमेंट स्कूल में देखेंगे डायरेक्ट 5वीं में जा रहे हैं, क्योंकि कोई टेस्टिंग नहीं होती इन बच्चों के, कोई टेस्ट नहीं हो रहा। फार टू मैनी 6+ years old आर एंटरिंग ग्रेड वन with very little experience of early childhood care and education। अर्ली मतलब 6 साल का बच्चा डायरेक्ट ग्रेड वन में जा रहा है, या फिर 7 साल का, 8 साल का, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में एज बेस्ड एडमिशन है, टेस्ट लेके एडमिशन नहीं होता, इसलिए किसी भी वो क्लास में जाके एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अर्ली एनरोलमेंट, मैनी चिल्ड्रन एनरोल इन ग्रेड वन बिफोर एज 6 ड्यू टू लैक ऑफ सुटेबल प्री स्कूल ऑप्शंस। अब कुछ स्कूल्स में तो जहाँ पे गांव में 6 साल से पहले ही ग्रेड वन में जा रहे हैं, ठीक है, वो उतनी एज भी अटेन नहीं कर रहे, उससे पहले ही ग्रेड वन में जा रहे हैं, क्योंकि प्री स्कूल्स मिल ही नहीं रहे उनको ढंग के। वाइडनिंग गैप, डेफिशिएंसीज आर पर्टिकुलरली मार्क्ड बिटवीन एडवांटेज्ड एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स। अब ये जो गैप बढ़ता जा रहा है, जिन बच्चों को वो प्री स्कूल एजुकेशन मिल गई और जिनको नहीं मिली, उनमें एक नोटेबल आपको डिफरेंस मिलेगा उनकी लर्निंग में बाद में, क्योंकि वो डेवलपमेंट उसी स्पीड से होगा जिस स्पीड से वो हेड स्टार्ट हुआ है। अब जिन बच्चों को हेड स्टार्ट मिला है, यानी प्री स्कूल एजुकेशन मिली है, उनमें अलग ही आपको मतलब एक चार्म दिखेगा, एक अच्छा उनका लर्निंग लेवल दिखेगा। ये क्राइसिस हमने समझ लिया क्यों हुआ है, क्योंकि इनको प्री स्कूल एजुकेशन नहीं मिली है बच्चों को, ग्रेड वन में तो वो पहुंच गए। द एडवांटेज गैप, जिन बच्चों को एडवांटेज मिला है और जिनको नहीं मिला, उसका गैप क्यों है, ठीक है। एडवांटेज चिल्ड्रन को क्या मिला ये हम देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि डिसएडवांटेज को क्या नहीं मिला। ग्रेटर एक्सेस टू रोल मॉडल्स एंड प्रिंट मटेरियल्स, इनको रोल मॉडल्स और प्रिंट मटेरियल रिच क्लासरूम मिले हैं, अच्छी तरीके से सजी हुई क्लासरूम्स और प्रिंट मटेरियल। रोल मॉडल्स यानी कि टीचर ही हो गई हैं रोल मॉडल, तो है ना। और फिर क्या मिला है इनको? लैंग्वेज फ्लुएंसी इन स्कूल लैंग्वेज, लैंग्वेज फ्लुएंसी इन द स्कूल लैंग्वेज इनको मिली है। स्ट्रॉन्ग लर्निंग एनवायरनमेंट एट होम, घर पे भी शिक्षा का इनको एनवायरनमेंट मिला है। बेटर न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर मिला है। और एक्सेस टू, सबसे इम्पोर्टेंट, प्री स्कूल एजुकेशन मिली है। न्यूट्रिशन अच्छा हो गया, प्री स्कूल एजुकेशन मिल गई, घर पे भी मतलब एनवायरनमेंट मिला इनको, किसका? पढ़ाई लिखाई का। स्कूल अच्छे मिल गए, प्रिंट मटेरियल मिल गया हमारा। और दूसरी तरफ जो बच्चे जिनको नहीं मिलता, वो क्या नहीं मिलता? सबसे पहले तो प्री स्कूल नहीं मिला, अच्छा खाना पीना नहीं हुआ, घर पे माहौल नहीं है पढ़ने का, और स्कूल तो जैसे हैं सो बस, ठीक है। तो ये गैप तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। द promise of universal ECCE, providing universal equality, ECCE has the potential to give all young children equal access to these advantages। अब ये जो प्रॉमिस कर रहा है वो इन्हीं एडवांटेज देने की प्रॉमिस कर रहा है, along with all other benefits that arise from high quality early childhood care and education, ठीक है। प्रॉमिस जो है वो इन्हीं चीज़ों को देने का है। करंट इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप, आज के टाइम में क्या हमारा स्थिति है वो हम देख लेते हैं। लगभग 12 लाख टोटल स्कूल्स हैं हमारे पास, 9.3 लाख जिसमें से प्राइमरी सेक्शंस वाले स्कूल हैं जिनमें प्राइमरी क्लासेस चल रही हैं। सिर्फ 2 लाख, लगभग 2 लाख स्कूल्स विद प्री प्राइमरी स्कूल सेक्शन, मतलब प्री प्राइमरी यानी कि नर्सरी केजी, सिर्फ इन 2 लाख में है 12 लाख में से, ठीक है। और कोलोकेटेड आंगनवाड़ी कितने हैं? 2.7 लाख स्कूल्स विद आंगनवाड़ी सेक्शन। अब जो प्री ये नर्सरी केजी है वो अलग चीज़ है, आंगनवाड़ी इनसे भी पहले आती है। तो कुछ स्कूल्स में क्या होता है, आज के अब दोबारा से होने लग गया है, आंगनवाड़ी स्कूल्स के साथ ही अटैच कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले बच्चा आंगनवाड़ी में जाए,
फिर ये प्री स्कूल एजुकेशन ले, नर्सरी केजी और आंगनवाड़ी जिसका एक पार्ट है, उसके बाद वो ग्रेड 1 में या फिर प्राइमरी एजुकेशन में कदम रखे। मोस्ट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज डिलीवर्ड थ्रू आंगनवाड़ीज एंड प्राइवेट प्री स्कूल्स विद अ स्मॉल प्रोपोर्शन फ्रॉम NGOs एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर जो चाइल्डहुड एजुकेशन मिल रही है वो आंगनवाड़ी और प्राइवेट प्री स्कूल्स, गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट प्री स्कूल्स से मिल रही है। वेयर वेल सपोर्टेड आंगनवाड़ीज हैव वर्कड विद ग्रेट सक्सेस स्पेशली रिगार्डिंग हेल्थ केयर फॉर मदर्स एंड इन्फेंट्स। ये इनको अप्रिशिएट करा जा रहा है। चैलेंजेस क्या हैं आंगनवाड़ियों के? एजुकेशनल डेफिशिएंसीज। While providing essential cognitive stimulation and play, most Anganwadis have remained relatively light on educational aspects of अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, जो कि NCERT वगैरह की गाइडलाइंस है ना, उन पर खरी नहीं उतर रही है आंगनवाड़ी, ऐसा इसमें कहा गया है। कह रहे कोशिश तो पूरी है कि एसेंशियल कॉग्निटिव स्टिमुलेशन मिले, मगर आस्पेक्ट्स जो एजुकेशन के पॉलिसीज़ में लिखे हुए हैं उनसे थोड़ा दूर हैं। Infrastructure gaps, deficient in supplies and infrastructure for education, affecting quality of learning experience। सही समय पर सही संसाधन नहीं मिलते आंगनवाड़ियों को, जो कि बच्चों के लिए चाहिए, खिलौने वगैरह या जो भी इंफ्रा चाहिए वो नहीं मिल पाता, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर गैप होता है जिससे कि क्वालिटी घटती है लर्निंग एक्सपीरियंस की। एज डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज tend to contain more children in 2 to 4 years age and fewer in the educationally critical 4 to 6 year एज रेंज। अब ये क्या कह रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे आंगनवाड़ियों में 2 से 4 साल के हैं, ना कि 4 से 6 साल के। वह होना तो क्या चाहिए, 2 से 5 या 6 साल सारे ही एज के बच्चे रहें इवनली तो ज़्यादा बढ़िया, मगर हो क्या रहा है 2 से 4 साल तक के बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी चलना वगैरह ही आ पाया है, वो बच्चे ज़्यादातर आंगनवाड़ी में मिलते हैं। होता क्या, आंगनवाड़ियों को एक तरीके से क्रैच की तरह यूज़ कर लिया जाता है ना, कि आंगनवाड़ी क्या हुआ जहाँ पे बच्चे बैठना सीखते हैं, ऐसा बोल देते हैं, है ना। मगर उसको ऐसा नहीं देखा जाता कि प्री स्कूल एजुकेशन मिल रही है, बच्चा यहाँ से भी एजुकेशन ले रहा है, स्कूल से अलग माना जाता है आंगनवाड़ी को। इसलिए ये एज डिस्ट्रीब्यूशन इशू आ जाता है कि बिल्कुल छोटा बच्चा तो भेजा आंगनवाड़ी में, मगर जब वो सही अप्रोप्रिएट एज का था तब उसको आंगनवाड़ी में नहीं भेजा गया। ट्रेनिंग लिमिटेशन, फ्यू टीचर्स ट्रेंड इन और स्पेशली डेडिकेटेड टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। टीचरों को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, कुछ ही टीचर्स मतलब वेल ट्रेंड मिलते हैं ऐसे आंगनवाड़ी में। आगे देखते हैं प्राइवेट प्री स्कूल चैलेंजेस। प्राइवेट प्री स्कूल चैलेंज क्या है भाई, ये देखते हैं। एक्यूरेट डाटा फॉर प्राइवेट ECC इंस्टीट्यूशन इज नॉट अवेलेबल थ्रू दो एविडेंस सजेस्ट प्रोलिफरेशन फ्रॉम वेरी वेल रिसोर्स टू पुअरली रिसोर्स सेटिंग्स। मतलब बिखराव है अच्छी और बहुत पुअरली रिसोर्स सेटिंग्स के बीच में, कोई डाटा तो एडिक्वेट नहीं है, मगर ऐसा देखा जा रहा है। कॉमन इश्यूज, फंक्शंस एंड डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ स्कूल्स। मतलब इसको डाउनवर्ड एक्सटेंशन का मतलब है स्कूल्स की एक निचली शाखा की तरह प्राइवेट प्री स्कूल्स को देखा जाता है। ऐसा नहीं देखा जाता कि वो एक तरीके से शुरुआती कदम है स्कूल्स का, बल्कि एक तरीके से दूसरी तरफ डाउनवर्ड एक्सटेंशन देखा जा रहा है स्कूल्स का इसको। तो जब अप्रोच ये होगी तो क्वालिटी भी ऐसी ही होगी। फोकस ऑन फॉर्मल टीचिंग एंड रोड मेमोराइजेशन। अब ये जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी गाइडलाइंस हैं, वो उससे ये बिल्कुल ही दूर चले जाते हैं और इस तरीके की फिर ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हाई प्यूपिल टीचर रेशियो, मतलब ज़्यादा बच्चे बैठे हैं, टीचर कम है। लिमिटेड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्ले बेस्ड लर्निंग, लिमिटेड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्ले बेस्ड लर्निंग है वहाँ पे। टीचर्स अनट्रेंड हैं और वेरी लिमिटेड ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एस्पेक्ट, इतना नहीं है जितना कि आंगनवाड़ीज़ में होता है। जनरली डोंट केयर टू चिल्ड्रन बिलो 4 साल। अब उल्टा हो रहा है, आंगनवाड़ियों में 2 से 4 साल के बच्चे ज़्यादा थे, इन्होंने क्या करा, ज़्यादा अटेंशन डोंट केटर टू चिल्ड्रन बिलो 4 साल, 4 साल के नीचे बच्चों को ये देख ही नहीं रहे हैं। अनरेगुलेटेड स्पेस, डिस्पाइट नेशनल ECCE पॉलिसी 2013 की कॉलिंग
for quality standards and regulatory frameworks by 2016, the private preschool space remains largely unregulated. ये इतनी पॉलिसीज़ आ गई हैं और 2016 का फ्रेमवर्क भी आ गया है, फिर भी ये अनरेगुलेटेड ही है जो प्राइवेट प्री स्कूल्स हैं। अब हम आगे देख लेते हैं लर्निंग आउटकम्स द रियलिटी। इसको देखने से पहले हम एक चीज़ पे डिस्कशन कर लें कि आंगनवाड़ी का जो एक अलग से एक चैलेंज है वो क्या है। इनमें जो एनरोलमेंट है वो बहुत कम रहता है। इतनी सारी आंगनवाड़ी बना दी गई हैं, सरकार ने लाखों आंगनवाड़ी सेटअप करी है, लेकिन जो उनमें एनरोलमेंट है वो बहुत कम रहता है। जो बच्चे मतलब ऐसा माना जाता है कि जो एजुकेशन एक्चुअली में स्टार्ट होती है वो ग्रेड 1 से स्टार्ट होती है। तो जो ग्रेड 1 में बच्चे जा रहे हैं उनका कुछ आधा या तिहाई बच्चे ही प्री स्कूल एजुकेशन लेकर ग्रेड 1 में जा रहे हैं, और जो लेकर जा रहे हैं उनमें से भी कुछ ही जो है वो आंगनवाड़ी से ले रहे हैं। बाकी कहाँ से ले रहे हैं? प्री स्कूल जो प्राइवेट है उनसे लेकर वो जा रहे हैं आगे को। तो जो मतलब गवर्नमेंट ने तो हमने पूरे वो करे हैं, मगर जो पब्लिक की तरफ से भी उनमें एनरोलमेंट कम है। दूसरी जो एक चीज़ रहती है वो क्या है, जो इनमें टीचर हैं वो काफ़ी वैकेंट रहते हैं, मतलब स्टाफ पूरा नहीं है। इन आंगनवाड़ीज़ का जो स्टाफ है वो अप्रोप्रिएट नहीं रहता, और बाकी आंगनवाड़ीज़ की जो हैं टीचर्स हैं उनको बाकी काम में भी लगा दिया, जैसे इलेक्शन का काम है और बाकी में, तो कि इसमें फिर क्या होता है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है इन चीज़ों की वजह से। लर्निंग आउटकम्स को हम देख लेते हैं। द रियलिटी inadequate focus है लर्निंग आउटकम्स पर। एक्टिविटीज़ फॉर प्री रीडिंग, प्री राइटिंग एंड प्री नंबर कॉन्सेप्ट जनरली वेरी फ्यू इन आंगनवाड़ीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत कम है आंगनवाड़ीज़ में, प्री नंबर कॉन्सेप्ट, प्री राइटिंग और प्री रीडिंग का। एज inappropriate levels, many children unable to demonstrate age appropriate learning levels issue persist through primary schools। ये एज इनअप्रोप्रिएट लेवल रहता है बच्चों का, सही लेवल की उनको मतलब गाइडेंस नहीं मिल पाती, और ये थ्रू आउट फिर प्राइमरी स्कूल्स में भी रोल आउट करता है। क्यूमुलेटिव डेफिसिट्स NAS 2021 नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है। NAS शोज डिक्लाइनिंग लर्निंग लेवल्स एट ग्रेड 3। ये जो पेपर होता है वो ग्रेड 3 में ही होता है, मतलब NAS 2021 पिछले साल मेरी क्लास जो है वो उसका भी हुआ था। टीम आती है बाहर से और ये टेस्ट लेती है, तो उसमें ग्रेड 3 के लर्निंग लेवल्स बहुत गिरते हुए दिखाई दिए हैं। एन एक्यूमुलेशन ऑफ लर्निंग डेफिसिट अक्रॉस ग्रेड्स, और आगे की ग्रेड्स में भी ये एक्यूमुलेशन हो रहा है। Significant proportion of children in India who complete preschool education, public or private, do not have the needed school readiness. School readiness है ही नहीं। School readiness competencies when they join school, जब उन्होंने स्कूल ज्वाइन करा उस समय उनकी कंपिटेंस थी ही नहीं स्कूल ज्वाइन करने की। मतलब एक होता है ना, जब आप एग्ज़ाम देने चाहो तो आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए, एडमिट कार्ड हो, पेंसिल हो, पेन हो, है ना, तब वो एग्ज़ाम देने के लिए आप रेडी होते हैं। ऐसे ही आप स्कूल में जा रहे हैं तो कुछ रेडीनेस तो हो, है ना, वही एब्सेंस है। और उसका कुछ कारण ये भी है कि एज बेस्ड हमारा जो एडमिशन क्राइटेरिया है गवर्नमेंट स्कूल्स में, खासकर प्राइवेट स्कूल्स तो स्ट्रेट ओवर मना कर देते हैं कि भाई एडमिशन नहीं लेंगे, मगर वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं और उनको फिर एडमिशन मिलता है, और वो जो उनकी लर्निंग डेफिसिट्स थी ना वो हमेशा चलती ही रहती हैं। उनको चौथी में एडमिशन हुआ, चौथी का नहीं आता था, तो जब 10वीं में पहुँचेंगे तो उनको 10वीं का नहीं आएगा उस समय पे, आप उनको 5वीं तक का आएगा, है ना, तो ये आगे चलता ही रहता है। हम ग्लोबल थिंकर्स ने क्या बोला है इन सब चीज़ों पर, जॉन डीवी क्या कहते हैं भाई, emphasized wonderful learning opportunities from everyday experience से वंडरफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करी। चाइल्ड्स ओन इंस्टिंक्ट्स, एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट की बात करी, शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एजुकेशन। बच्चों की खुद की जो इंस्टिंक्ट्स है, एक्टिविटीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, उसको शिक्षा का आधार बनाकर चलने की इन्होंने बात करी। और एवरीडे की जो एक्सपीरियंस है बच्चे का, मतलब ओवरऑल इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ही बात करी है जॉन डीवी ने। फ्रोबेल जिन्होंने किंडरगार्टन जिनका अप्रोच शुरू में लिया गया था,
उन्होंने क्या बोला, बिलीव एक्शन एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वर द बेस्ट वेज टू एजुकेट चिल्ड्रन। क्या? एक्शन एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये सबसे अच्छे तरीके हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। एन अलर्ट इन्फॉर्म टीचर एंगेज इन प्ले इज क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। एक टीचर जो है वो अलर्ट होना चाहिए और एंगेज इन प्ले है वो इफेक्टिव है टीचिंग और लर्निंग के लिए, ऐसा फ्रोबेल ने कहा। पियाजे ने क्या कहा, एम्फेसाइज चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय assimilating experiences and accommodating them with their understanding। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन हमने पढ़ा होगा जीन पियाजे की थ्योरी में, कि कैसे बच्चे चीज़ों को जोड़ते हैं, एसिमिलेट करते हैं, फिर अपने पुराने एक्सपीरियंस से जोड़कर नई नॉलेज सिंथेसाइज कर लेते हैं, और कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग टू मेक सेंस ऑफ परसेप्शन, और ऐसा करके वो रेगुलर सेंस जो अपने एनवायरनमेंट है उसकी बनाते रहते हैं एसिमिलेशन से, अकोमोडेशन से। वाइगॉट्स्की ने क्या कहा, इनका ज़्यादातर सोशल लर्निंग पे फोकस था। viewed children as actively engaged in social and cultural experiences with active interaction between children and more experienced others in learning and development। जो इनका वही जो थ्योरी थी सोशलाइजेशन की, मतलब कि बच्चे अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से सोशलाइजेशन से ज़्यादा सीखते हैं और मोर एक्सपीरियंस अदर्स के साथ मिलकर सीखते हैं। इन्होंने वही सब चीज़ों के बारे में बात करी थी। जेरोम ब्रूनर का इस मतलब सेक्शन में बात करी गई है एनसीएफ के। इनका जो स्पाइरल करिकुलम था जिसमें इन्होंने बोला था बच्चा 3 तरीके से सीखता है, एक्शन से, इमेज बेस्ड से और लैंग्वेज सिंबल बेस्ड से। एक्शन से कैसे, लर्निंग थ्रू कॉन्क्रीट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। इमेज से कैसे, विजुअल एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से। और लैंग्वेज यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और सिंबॉलिक थिंकिंग। सबसे पहले एक्शन, फिर इमेज, फिर लैंग्वेज, इसी सीक्वेंस में कुछ बच्चा सीखता है। इसको स्पाइरल करिकुलम बोला गया। कॉम्प्लेक्स आइडियाज टॉट एट सिंप्लीफाइड लेवल, सबसे पहले सिंप्लीफाइड लेवल पे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। फर्स्ट थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, देन रिविजिटेड एट मोर कॉम्प्लेक्स लेवल्स लेटर। टॉपिक्स taught at gradual increasing difficulty, the basis for repeating them themes over a full 3-tier period। इन्होंने वही सब बोला कि बच्चे को जो कॉम्प्लेक्स चीज़ आप पढ़ाने चाहते हो उसको पहले सिंप्लीफाइड लेवल पे पढ़ाओ, फिर धीरे धीरे उन एक्सपीरियंस को कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाओ और उस पूरे कॉन्सेप्ट को 3 टियर में, 3 हिस्सों में के थ्रू आप डिलीवर करें। अब द वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन कहें हम क्या है, क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर इज नॉट अवेलेबल टू करोर्स ऑफ यंग चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन फ्रॉम सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स। ये एनईपी 2020 का कमेंट है, ऐसा एनईपी 2020 ने ऑब्जर्व करा और बोला कि भाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, खासकर उन बच्चों को जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं। ठीक है, क्या कमिटमेंट करी फिर इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व करने के बाद, एनईपी 2020 कमिट्स टू प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड एजुकेशन एज सून एज पॉसिबल एंड नो लेटर देन 2030। मतलब जल्दी से जल्दी क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन मिले बच्चों को, और 2030 से तो बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इन, मतलब अलग अलग आयामों में इन्वेस्ट करना है, और ये अप्रोच मतलब होलिस्टिक तरीके की है। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम, पेडागोजी एंड टीचर ट्रेनिंग टू ट्रांसफॉर्म द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन लैंडस्केप। एनसीएफ का क्या रोल होने वाला है, enable transformation in early childhood care and education practices across institutions through curricular and pedagogical changes that can happen faster than infrastructure improvements। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बनता है तब तक एनसीएफ के थ्रू इन अपने जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हम फुलफिल करें। These insights into the importance of exploration and play, art, rhythm, rhyme, movement, and active participation led to the
inclusion of these elements in classroom forming the foundation of quality early childhood education in India. ये सब बातें और ये सब चीज़ें जो हमने अभी तक इस सेक्शन में पढ़ी हैं वो इन सब इस चीज़ पर फोकस करती हैं, ठीक है। ये लास्ट में इन्होंने बोला है। तो आज की हमारी ये सेक्शन 1.2 का पार्ट 2 और इसी के साथ सेक्शन 1.2 पूरा हो चुका है। सेक्शन 1.2 हमारा कौन सा था? ये वाला जो सेक्शन था हमारा द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये पूरा हमारा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे विजन ऑफ NEP 2020, ठीक है। ऐसे करके जल्दी ही ये पूरा एक चैप्टर पूरा होने वाला है। उसके बाद थोड़ा स्पीड हमारी तेज़ हो जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कुछ इम्प्रूवमेंट्स या फिर कोई क्वेश्चंस आपका हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताएं, ठीक है। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।